न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 2020। आज वसीम जी हम बात करेंगे पश्चिमी यूपी पे, जहां आज मतदान है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पहले चरण का मतदान है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा आज वोट कर रहा है और जहां तक मैं मानता हूं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सुनामी चल रही है। आज भाजपा के खिलाफ जिस तरह से लोग ईवीएम का बटन दबा रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे सुबह से कि ईवीएम खराब, ईवीएम की गड़बड़ी। दरअसल वो ईवीएम खराब कुछ तो इसलिए हो रही है कि लोग इतने गुस्से में बटन दबा रहे हैं जिसकी वजह से मशीनें खराब हो रही हैं। तो उनसे निवेदन है कि प्यार से बटन दबाएं, भाजपा के खिलाफ दबाएं, चाहे जिसको दबाएं लेकिन प्यार से दबाएं। और दूसरी बात है कि कुछ आज घटनाएं ऐसी भी देखने को मिली हमें। ईवीएम ये निजी प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है? नहीं, देखिए, ईवीएम सरकारी प्रॉपर्टी है, वो सब समझ में आता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जैसे आज सुबह से आप लोगों के जरिए से हमें पता चला कि कई जगह मतदान में गड़बड़ी की है, कई जगह मशीनें खराब हैं, कई जगह लोग पहुंचे, उनका वोट ही डल गया। तो ये सब जो घटनाएं हैं, मतलब इससे साफ होता है कि भाजपा अपना हर तरीका, हर हथकंडा अपना रही है। अब इससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा करके इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी संदेह पैदा होता है और ये बहुत बड़ा, मतलब ये एक त्योहार है, लोकतंत्र में इसे एक त्योहार के रूप में देखा जाता है वोट डालने को। और इलेक्शन कमीशन पे इस पे डिपेंड है कि वो बहुत ही फेयर तरीके से चुनाव कराए। लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है 2014 के बाद से हमने देखा है कि जगह जगह ईवीएम बरामद होती हैं, गाड़ियों से ईवीएम मिल रही हैं, घरों से मिल रही हैं, ईवीएम मशीन, पता चला वोट हम डाल रहे हैं, हाथ को पर्ची निकल रही है कमल की। तो ये इस तरह की घटनाएं 2014 के बाद ही क्यों शुरू हुई? 2014 से पहले क्यों किसी भी, एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर देता हूं। 2014 से पहले कभी कोई ईवीएम मशीन किसी नेता के यहाँ से बरामद नहीं हुई, कभी कहीं ईवीएम मशीन गड़बड़ नहीं हुई। गड़बड़ होती थी, वो टेक्निकल फॉल्ट होता था, ठीक हो जाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कमल पे बटन दबाया और हाथ के पंजे की पर्ची निकल रही। ये सब भाजपा के सत्ता के आने के बाद ही हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कहीं टेक्निकली प्रॉब्लम तो हो सकती ही नहीं, ये टेक्निकली प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? तो क्या सारी टेक्निकल प्रॉब्लम 2014 के बाद हुई है? और सबसे बड़ी चीज, 2014 के बाद जब भी ईवीएम मशीनें कहीं से भी बरामद हुई हैं, वो भाजपा का नेता निकला, उसका भाजपा से लिंक रहा है। क्या 2014 से पहले जब ईवीएम थी हमारे पास, क्या किसी कांग्रेस नेता के पास कभी निकला? क्या कभी सपा नेता की गाड़ी से बरामद हुई? कभी नहीं हुई। तो ये 2014 के बाद से ही आना कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि भाजपा ईवीएम की धांधली में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अच्छा, यूपी में कोई ये नया नहीं हो रहा है कि आज ईवीएम मशीन गड़बड़ हो गई। अभी हमारे यहाँ जब यूपी में प्रधानी के चुनाव हो रहे थे, तो हमारे एक वहां से संवाददाता ने खबर दी थी कि जिस गांव की कुल वोटर संख्या 103 है और 130 वोट डल गए थे। देखिए, ये तो कुछ भी नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मुंबई का बीएमसी के चुनाव हुए। बीएमसी के चुनाव में एक प्रत्याशी, उसने अपना वोट खुद डाला, उसके परिवार ने भी डाला, उसको वहां पे 0 वोट दिखाया गया। वो कहने लगा चलो मेरे घर वालों ने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा, भाई मैंने तो अपना वोट खुद को डाला है, 1 वोट तो दिखता। तो ये सब चीजें हर जगह वहीं पर ही दिखेंगी जहां पर भाजपा या तो मौजूद थी या है, बिना उसके कहीं नहीं। मैंने आपसे वही कहा, 2014 से पहले क्या आप ही लोग बताइए, आप लोगों ने कभी ऐसी न्यूज चलाई या कहीं देखी कि कांग्रेस नेता के पास से ईवीएम मशीन बरामद हुई, सपा नेता के पास से बरामद हुई या बसपा नेता के पास से? कभी नहीं हुआ। या आपने बटन दबाया हो हाथी पे और पर्ची निकल रही है साइकिल की, या आपने बटन दबाया हो पंजे का और पर्ची निकल रही हो कमल की। आज क्यों हो रहा है? आज आप कोई भी मशीन अगर खराब आती है, आप बटन दबा रहे हैं किसी का, वो पर्ची कमल की आ रही है। अच्छा, आज मतदान कितने % होने के चांसेस है? मेरे ख्याल से जिस तरह से रोष लोगों के अंदर है और जो गुस्सा है, मैं समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार 65 से 70% के आसपास वोट जाना चाहिए। इतना प्रतिशत मतदान आना चाहिए। इससे ऊपर हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। पश्चिमी यूपी की जनता का गुस्सा जो है किस पर है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पूरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पूरा है, ईवीएम मशीन पर है या नहीं, देखिए योगी सरकार पर? देखिए, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ना तो ईवीएम पे है, ना वो खाली योगी सरकार है, ना वो यूपी सरकार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाट लैंड कहलाता है, अब उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है पूरी भाजपा का सफाया करना। उसको अब कोई मतलब नहीं कि आप चाहे सीएम योगी जी हो या कोई भी हो आगे,
उन्हें कोई लेना देना नहीं, चाहे वहां मोदी जी खुद घोषित हो जाए कि मैं सीएम बनूंगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्हें भाजपा को साफ करना है। ये जाटलैंड ने पूरी तरह से निश्चय कर लिया और ये आज के मतदान में आप देखिए, शाम तक जो वोट प्रतिशत आप देखेंगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लहर किस दिशा में चल रही है। बार बार वहां मतदान रुक तो जा रहा है। देखिए वो फिर भी आप देखें कि लोगों का जो जोश है, जुनून है, वो खड़े हैं, धूप है, ठंड है, कुछ भी है, वो वहां मौजूद है और वोट डाल के जाने के बाद ही वो उनको चैन मिलेगा, नहीं तो वो नहीं जाएंगे। आप देख रहे होंगे, आप लोगों के माध्यम से हम भी देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं, खाना पीना सब छोड़कर। अभी कुछ देर पहले की खबर है कि वहां पर 3 से 4 जगह गड़बड़ी पाई गई और वहां मतदान कुछ देर के लिए रोक दिया गया। देखिए रोकने से क्या होगा, आपको फिर चालू तो करना ही है ना, सुचारू तो आपको करना है। आप 1 घंटा बाद करें, पब्लिक का टाइम तो टूटता है। देखिए टाइम टूटता है, मानते हैं। अब ये मैंने आपसे वही कहा ना कि अब ये सब एक धांधलेबाजी है भाजपा द्वारा, या ये वाकई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है। अब इसका जवाब तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन दे सकता है और इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है। हम लोग तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं और हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि आप अपना वोट जाएं और जरूर डालें। तो आगे बाकी की जो रह गई हैं मतदान की जो अभी, तो उसमें क्या रहेगा? देखिए जो अभी बाकी के चरण मौजूद हैं, आज तो पहला ही चरण है और जिस तरह से वहां रुझान है तो वो पूरा का पूरा जो है वो भाजपा के खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ यही रुझान कंटिन्यू करेगा और 7वें चरण तक आते आते, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरा अपना अनुमान है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीट नहीं जीतेगी। आप तो ये भी कहते हैं कि 10 मार्च भाजपा साफ। जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूं और मैं इस पे कायम हूं और 10 मार्च को भी मैं यही बात दोहराऊंगा कि 10 मार्च भाजपा साफ। हमारी अगर भाजपा साफ होगी तो हमारी मध्य प्रदेश से चलकर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारी अगली बातचीत होगी जरूर, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। जी जी बिल्कुल। अभी आप वहाँ के और जो चुनावी मुद्दे जो चल रहे हैं, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 70 मिनट का भाषण दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कल 70 मिनट का मैंने जो भाषण जो सुना, जितना भी, पूरा तो मैंने नहीं देखा, मैं ज्यादा उनके कभी भी देखता नहीं हूँ इंटरव्यू वगैरह, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो एक सी बात दोहराते हैं और उनका जो भाषण होता है वो एक तरह से प्रचार का ही एक तरीका है उनका। तो कल जिस तरह से मैंने देखा, मुझे उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो 70 मिनट के लिए जो बैठे थे उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ बात की हो, महंगाई दूरी करने पे कोई बात की हो, या कोई किसानों में जो रोष है उसको कुछ थामने की उन्होंने कोशिश की हो। वो सिर्फ वहां प्रचार करने आए थे, क्योंकि आज पहले चरण का मतदान है, तो वो सिर्फ प्रचार का एक माध्यम था, एक जरिया था। मैं समझ नहीं पाया कि इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिखाई दिया। 70 मिनट उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल आंखें मूंद के सो गया जैसा लगता है, वो मुझे लगा, क्योंकि जिस तरह से 70 मिनट उन्होंने केवल भाजपा का प्रचार किया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान एक गुजराती चैनल ने राहुल गांधी जी का इंटरव्यू ले लिया था, तो इलेक्शन कमीशन ने उस चैनल पे एफआईआर के आदेश दिए और राहुल गांधी जी को नोटिस दे दिया था और वो इंटरव्यू प्रसार करने से रोक दिया था कि ये प्रसारित नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई आप कल कहां थे? आज चुनाव है, आप 70 मिनट किसी को दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे इलेक्शन कमीशन ने, वो एक शाहरुख खान की मूवी आई थी चक दे इंडिया, उसमें वो एक डायलॉग है शाहरुख खान साहब का कि यही 70 मिनट है तुम्हारे पास, जैसे चाहे खेलो, मैं नहीं कहूंगा। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने वही किया है कि ये 70 मिनट है मोदी जी आपके पास, आपको जितना प्रचार करना है करिए, हम कुछ नहीं कहने वाले। तो कल एक से वो मतलब लोकतांत्रिक भाषण नहीं था, एक वोटर भाषण था। लोकतांत्रिक भाषण आज तक मोदी जी ने दिया ही कब है? आपने कभी सुना कि किसी तरह कभी भी उन्होंने लोकतांत्रिक भाषण दिया हो? वो जब भी भाषण देते हैं वैसा लगता है जैसे सिर्फ वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, देश के नहीं है। उनका हर भाषण जो है वो भाजपा से प्रेरित होता है। कहीं से भी नहीं लगता है कि वो सब पूरे देश की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रचार करते हैं। उनको प्रचार का शौक है और वो उसी में माहिर हैं, महारत हासिल है उन्हें उसमें। वही वो करते आए हैं पिछले 8 वर्षों से, वही वो कर रहे हैं। ये भी एक प्रचार ही था। बिल्कुल ये एक प्रचार था, मैं बिल्कुल इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि कल 70 मिनट सिर्फ एक प्रचार था, एक प्रोपेगेंडा था जो पूरी तरह से आज मतदान के लिए उन्होंने किया। अच्छा, यूपी में क्या गठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए मैंने आपसे इस बात में पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में अभी नहीं कह सकते कि किस दिशा में वोटर वोट कर रहा है। वोटर बड़ा साइलेंट है। प्रियंका गांधी जी ने भी वहां बहुत मेहनत की है, कर रही हैं अभी भी, और कांग्रेस को दोबारा से उन्होंने खड़ा कर दिया है। और जहां पहले कांग्रेस जमीन पर दिखाई नहीं देती थी वो अब दिखने लगी है।
सपा और रालोद का जो गठबंधन है वो भी बहुत मजबूत है, लेकिन ये डिपेंड करता है वोटर पे। लेकिन हाँ, एक बात तय है, यूपी का वोटर कभी भी बटेगा नहीं, वो एक तरफा वोट करता है। अगर उसको गठबंधन को जिताना है तो गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा, और अगर उसे कांग्रेस को लाना है तो कांग्रेस को भी वो एक तरफा वोट करेगा। लेकिन कुछ हमारी राजनीतिक जानकारों से बात हो रही है, उनका बराबर ये कहना है कि अब के उत्तर प्रदेश में हो सकता है गठबंधन की सरकार बने हो और सकता है। स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को ना मिले। नहीं, ये मैं इस बात से तो आपके इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है जो प्रथा है उत्तर प्रदेश के लोगों की, वो हमेशा कभी भी बटते नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, यूपी का वोटर कभी नहीं बटा है। आप पिछले 4-5 चुनाव उठा के देख लीजिए, एक तरफा वोट करा है, चाहे किसी भी पार्टी को किया हो, वो क्लीन स्वीप लेकर, पूरा मेजोरिटी लेकर, फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वोट कभी नहीं बढ़ता, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पेट्रोल के दाम इतने ऊपर चले जाएंगे। देखिए, ये तो मोदी जी की मेहरबानी है, ये तो मोदी जी की मेहरबानी है। और मैं याद करता हूं, आज से 8 साल पहले एक ट्वीट किया था लाला रामदेव जी ने, तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल 30-40 रुपए हो जाएगा। और एक और साहब थे, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि डॉलर 40 रुपए हो जाएगा। आज हालांकि वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट वायरल होते रहते हैं समय समय पर। तो ये सब एक प्रोपोगेंडा है, एक जिसे कहते हैं कि सत्ता में आने के लिए जो लुभावने वादे हैं, ये केवल वो किए गए हैं और कुछ नहीं। चलिए वसीम जी, अपन अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं और इस बात को अपन फिर आगे एक दूसरी मुलाकात में इस चर्चा को अपन पूरी करेंगे कि यूपी के चुनाव के अभी दूसरे चरण का चुनाव पे अपनी फिर बातचीत होगी। और मैं आपकी इस बात को यूपी की जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं सरवर खान जरीवाला, IBN न्यूज़ चैनल भोपाल से। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।